और 15 अप्रैल को उनका जो है जन्मदिन है। तो बहुत ही कोइंसिडेंस है या उसका संयोग कहते हैं कि आसिफ बिहारी और अम्बेडकर का जीवन काल भी तकरीबन एक 1889 में आसिफ बिहारी 15 अप्रैल को पैदा होते हैं। 14 अप्रैल को जो है 1990 को भीमराव अम्बेडकर पैदा होते हैं। 6 दिसंबर 1953 को आसिफ बिहारी रहमतुल्लाह इस दुनिया से जाते हैं। अम्बेडकर जो है 6 दिसंबर 1956 को, अगर मैं सही हूँ तो, मुझे डेट सही याद है, तो ये है। तो जब देखिए अम्बेडकर कितने बड़े ब्रांड बन चुके हैं। आसिम बिहारी पे एक किताब लिखा उन्होंने, प्रोफेसर अहमद सज्जाद ने। वो किताब जैसे ताजमहल 20-22 साल में तैयार हुई, वो किताब 27 साल में लिखा गया है। वो किताब जो है 2006 में मंजर आम पे आई थी, उसको 27 साल में प्रोफेसर अहमद सज्जाद जो ह्यूमैनिटीज के एचओडी थे रांची विश्वविद्यालय के, उन्होंने लिखा है। और वो आसिम बिहारी के स्टूडेंट भी थे। आसिम बिहारी ने बहुत काम किया है, मदरसा भी चलाया है, कुछ चीजों के बहुत पॉइनियर रहे हैं वो। जैसे प्रौढ़ शिक्षा पूरे भारत में सबसे पहले आसिम बिहारी ने शुरू किया था, और उसको तालीमे बालिगान के नाम से उन्होंने चलाया था, 5 वर्षीय योजना। मैं अभी उनके बारे में पढ़ूंगा तो उसमें आपको क्लियर आ जाए। तो उनका आज ये हुआ था कि उसी मीटिंग के साथ कर लेंगे, ताकि चूंकि पूरे प्रदेश से लोग आते हैं सर, तो लोगों का सर्दी का मौसम आने जाने में दिक्कत ना होती, कहा कि उस मीटिंग में सारे लोग आएंगे। तो सहूलत के लिए, क्योंकि हम अपने सहूलत के हिसाब से ही काम कर सकते हैं, और सेकेंड सैटरडे इसलिए मीटिंग रखी जाती है कि बहुत ऑफिस वगैरह बंद होती है, तो आज जोड़ा गया है। तो ये इस पूरे प्रोग्राम का वो है। दूसरा, अभी जब फूल माला आ जाएगा तो बजाता हम आसिफ बिहारी के प्रतिमा पे उनके माल्यार्पण करके कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। और इस अवसर पे हमारे नगर अध्यक्ष साहब भी आ गए हैं, जिला अध्यक्ष माफ कीजिएगा, जिला अध्यक्ष भी आ गए हैं। तो अगर इस अवसर पर आसिम बिहारी के बारे में मैं अपना पूरा एक नोट करके ले आया, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ूंगा। उससे पहले अगर कोई इस अवसर पर आसिम बिहारी से संबंधित कोई बात कुछ करना चाहता है तो वो कह सकता है, जिसको जो भी मालूमात हो, या कोई भी अपने तासुरात आसिम बिहारी के ऊपर कहना चाहता है। जैसे पसमानदा समाज की बड़ी दिक्कत है कि हम दुनिया भर की लड़ाई हम ही लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म की भी लड़ाई हम ही लड़ेंगे, फासिज्म के खिलाफ भी हम ही लड़ेंगे, कांग्रेस कम्युनिस्ट की लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे, भाजपा की लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई जो है कोई नहीं लड़ता है। इस्लाम भी हम ही बचाएंगे, जो है यूसीसी भी हम ही बचाएंगे, सब कुछ का ठेका हम ही लोग ले रखे हैं। लेकिन हमें अपने परिवार को, बाल बच्चे को, समाज को आगे लाने के लिए हम उस पर फिक्र नहीं करते। अभी दारुल उलूम देवबंद ऐलान करते चंदे का, तो सारे पसमानदा ठेला लगाने वाला जो दिन भर में 500 रुपए कमाता है, 300 रुपए निकाल के चंदा दे देगा। लेकिन जब समाज की बात होगी तो कहता है हम गरीब आदमी कहाँ से 10 रुपया भी हम नहीं दे पाएंगे। एक बड़ी अलमिया है कि हम दूसरों के महापुरुषों के बारे में जानते हैं, और अपनी बुराई कहने में मैं बहुत जो है उसको बहुत बुरा नहीं समझता। अपनी बुराई जाननी चाहिए, हमारे अंदर क्या कमियां है जाननी चाहिए। हमें अम्बेडकर के बारे में अभी मैं कहूँ तो सब बोल लेंगे कुछ ना कुछ, गांधी जी के बारे में कहेंगे सब बोल देंगे। अभी कबीर के बारे में कहूंगा तो चूंकि कबीर को दूसरे लोगों ने भी अपना लिया तो उसके बारे में भी कुछ लोग बोल देंगे। लेकिन हमारे आसिम बिहारी, जिन्होंने एक गरीब घर का आदमी जो 16 साल की उम्र में कलकत्ते में गया था नौकरी के लिए, जो बीड़ी मजदूर था, उसने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया, और उस संगठन इतना बड़ा संगठन था कि कांग्रेस पार्टी ने, गांधी जी ने कहा कि मैं आपको 1.5 लाख की मदद दे रहा हूँ, आप जो है कांग्रेस के बैनर तले काम कीजिए। तो आसिम बिहारी ने उस वक्त एक गरीब आदमी, और आप समझ रहे हैं ये 1.5 लाख किस वक्त की बात, मैं 1920 की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त 5 रुपया 3 रुपया लोगों की सैलरी हुआ करती थी, 3 रुपया 5 रुपया 6 रुपया सैलरी हुआ करती थी लोगों की। ये उस वक्त की हम बात बता रहे हैं। उस वक्त 1.5 लाख रुपए, आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हमारे संगठन को कोई 1.5 लाख रुपया दे तो हम लोग को खुशी खुशी ले लेना चाहिए, क्योंकि आज भी 1.5 लाख रुपए बड़ी रकम है। उस 1.5 लाख रुपए में हम ऐसे 8-10 प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन आसिम बिहारी ने कहा कि नहीं, हम किसी संगठन, किसी पार्टी के मातहत नहीं रहेंगे, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, हम अपने, हालांकि गांधी जी ने जो चरखा और ये सूत वाला, ये खादी वाला जो भी स्कीम है, वो आसिम बिहारी को कॉपी किया था उन्होंने, क्योंकि आसिम बिहारी खुद बुनकर समाज से आते थे, और उस वक्त किसान और बुनकर ये 2 बड़े समाज ऐसे थे जो लगातार अंग्रेजों से संघर्ष में थे। बुनकर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हाँ उनको कुर्सी दे दीजिए, कोई भी रहा हो। तो एक बहुत बड़ा एक हम लोग के साथ है कि हम दूसरे की कहानी जानते। मैं भी 2006 में जब वो किताब आई, 2007 में मैंने किताब पढ़ी, और वो किताब पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए उस किताब उर्दू में है, 750 पेज की किताब है,
और उसकी कंसाइज हम लोग हिंदी लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा किताब लिखा है प्रोफेसर साहब ने। मैं खुद उस आदमी से मिलने गया कि उसने किताब कैसे बताया। 27 साल में हमने मोमिन गजट जो आसिफ बिहारी निकालते थे, या मोमिन अंसार करके पत्रिका आती थी, वो पत्रिका कहाँ किसके के पास थी, जिसके बारे में उन्होंने रुदात लिखी थी, उसको लाला के इकट्ठा करके लुंगी में बांध के इतने बड़े गट्ठर बना के प्रोफेसर अहमद सज्जाद ने वो सारी दस्तावेजों को रखा। उसी की मदद से उन्होंने तो किताब लिखने में समय 27 साल का इसलिए लगा कि वो मैटर कलेक्ट करते थे। पता चला कि बिजनौर में किसी के पास मोमिन गजट रखा हुआ है, तो दौड़ के वहां जाते थे, वहां किसी को भेजते थे, उससे राब्ता करते थे। उस जमाने में, ये आप समझिए 2006 से पहले की बात है, उसमें 27 साल बैक कर जाइए, तो चीजों को इकट्ठा कराना, तब जाकर वो किताब लिखी। तो मुझे उस आदमी से मिलना था कि आखिर वो कैसा आदमी है। उस वक्त उनकी 84 साल उम्र है, इस वक्त 90 साल के आसपास मैं समझता हूँ, और उनकी उम्र हो गई होगी, और अभी भी लिखते पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के एचओडी रहे हैं उर्दू में, और वक्त काफी उनका काम है। तो हमारा ये अलमिया है कि हम दूसरे के बारे में जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते, अपने घर के बारे में नहीं जानते, अपने बाल बच्चे के बारे में नहीं जानते, अपने समाज के बारे में नहीं जानते। अभी दलितों में बोलना होगा, देखिए घंटा हम लोग तकरीर करेंगे, लेकिन हमारा जो मुस्लिम समाज का जो नट है, धोबी लालखोर है, भंगी है, उसके बारे में बोलना है तो हमारी जबान सूख जाती है। बिस्मिल्लाह खां को बहुत लोग नहीं जानते कि भंगी समाज से थे, जिनको वाजपेयी सरकार ने भारत रत्न दिया था। हम अपने यहाँ पे कितनी फोटोज लगी है, या हमारा जो आप पसमानदा मार्च का बैनर देखो, उसमें बहुत सी विभूतियां हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये गाना 3 पसमानदा ने मिलकर बनाया था, और वो पसमानदा ही बना सकता था। रफी ने इसको गाया था, और नौशाद ने, आप उसी खानवादे के हैं फैज साहब, नौशाद ने इसकी धुन बनाई थी, या शकील बदायूं ने लिखा था। चुड़ियारा समाज से थे शकील बदायूं, नहीं बदायूं के रहने वाले, और मोहम्मद रफी नाई जाति से थे। इसका बोध ज्ञान हमें नहीं है। जो समाज अपने बारे में नहीं जानता है, जिसको अपने भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान नहीं है, उसको कोई हाथ के ले जाता है। इसीलिए हमें भी कोई हाथ के लेके चला जाता है। कभी तबलीगी जमात वाले हाथ के ले जाते हैं, कभी जमात इस्लामी वाले हाथ के लेके चले जाते हैं, कभी MIM वाले हाथ के लेके चले जाते हैं, कभी कोई राजनीतिक पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी वाले हाथ के ले चलता है कि चलो इस्लाम बचाना है। और हमें अपने 2 बच्चों पालने की तमीज नहीं है, और हम बाहर निकल के सड़क पे इस्लाम बचा रहे होते हैं, संविधान बचा रहे होते हैं। पता चला कि भाईजान के लड़का MLC बन गया, भाईजान का दामाद MLC बन गया, वो हम लोग पुलिस की लाठी के घर चले आए। हमारा जो मेन जागरूकता का है, तो आज जिसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए आसिम बिहारी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर किसी को कुछ कहना है, इस पे अपनी बात रखनी है तो वो बात रखे, वरना मैं बात शुरू करूँ। कुछ बोलना है तो मैंने सोचा कि ये किताब तो जो है सब पढ़ नहीं पाएंगे, वो भी उर्दू में थी, तो उस किताब को कंसाइज करके मैंने एक आर्टिकल लिखा उन पे 2000 वर्ड की, और ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। 2016-17 में मैं उसकी फोटो कॉपी करा के लोगों को बांटता था, अपने समाज के लोगों को, कि लोग इसको पढ़े जाने। फिर मुझे, और जब थोड़ा सा मेरा कार्य क्षेत्र बड़ा हुआ, तो मैंने उसको कई भाषाओं में अनुवाद कराया। मैंने बंगाली वाला अनुवाद मैंने खुद किया था, अंग्रेजी का अनुवाद हमारा फेसबुक पोस्ट पे विनय शिंदे लड़का है वहाँ का, महाराष्ट्र का, वो दलित एक्टिविस्ट है, तो वो कह रहा था कि जब मैंने आपकी फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी तो मैं आसिम बिहारी की जीवनी पढ़ के रोने लगा, और मैंने कहा कि ये इनकी जीवनी, इनके बारे में सब जानना चाहिए। देखिए गैर आदमी, उन्होंने उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया और मुझको मैसेंजर में बात किया, फिर उसको हम लोगों ने पब्लिश कराया, फिर उसके बाद सिंधी भाषा में, फिर तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, इतनी भाषाओं में मेरा आर्टिकल ट्रांसलेट हुआ। और जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान में, चूंकि सिंधी एक बड़ी जबान है पाकिस्तान में, और सिंध एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे दलित, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी दलित आपको सिंध प्रांत में पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे। तो हमारा दर्द तो वही जानेगा जो उस दर्द से पीड़ित है। तो ये खैर, और धीरे धीरे आज तक हुआ कि आसिम बिहारी को अब सब जानने लगे हैं, जिस तरह अम्बेडकर को सब जानने लगे, उस तरह आसिम बिहारी को सब जानने लगे हैं। बाबा कबीर और आसिम बिहारी, जो हमारा जो आंदोलन, बेसिकली जो मुस्लिम समाज के अंदर जो ऊंच नीच जात पात के खिलाफ जो पहली आवाज पूरी दुनिया में, वो बाबा कबीर ने उठाई थी। उससे पहले समाज सुधारक पैदा करने का मुसलमानों के अंदर श्रेय भारत भूमि को जाता है। किसी दुनिया में और समाज सुधारक में ब्यूरोक्रेट्स, वो ऑटोक्रेट पैदा हुए, तमाम तरह के साइंटिस्ट पैदा हुए, लेकिन समाज सुधारक अल्लाह के रसूल के बाद कोई पैदा हुआ तो भारत में बाबा कबीर पैदा हुए। बीच में लोग, एक दो लोगों को जैसे अफगानिस्तान में साहब, तो उनको कह देते हैं, लेकिन वो कुछ दूसरी नौइयत थी। ठीक है, अब मैं उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा 5-7 मिनट आप लोगों का समय देता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रथम पसमानदा आंदोलन के जनक मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी। आपका जन्म 15 अप्रैल 1889 को हुआ था,
और मृत्यु 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में हुआ था। जन्म इनका नालंदा विश्वविद्यालय, आप जानते हैं बिहार में एक जगह है नालंदा में, वो उसको बिहार कहते भी है, बिहार के अंदर उस जगह का नाम बिहार है। और आप जानते हैं कि जैसे हाँ अजमेर शरीफ हो जाता है, उसी तरह वो बिहार शरीफ हो गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए ज्ञान की धरती में आपका जन्म होता है और मृत्यु उनकी जो है इलाहाबाद में होती है। और काम उन्होंने कलकत्ते से शुरू किया। कितनी डायनेमिक उनकी पर्सनालिटी थी, पैदा कहीं होते हैं, समाज के लिए काम कहीं से शुरू करते हैं और मौत उनकी कहीं होती है। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश का जो उनका संगठन था मोमिन कॉन्फ्रेंस या जमातुल मोमिनीन, उसका प्रांतीय सम्मेलन होना था, उसके लिए वो इलाहाबाद गए हुए थे और लोगों को बाकायदा लिख रहे थे कि किसको कैसे आना है। उस दौरान रात में 2 बजे उनका इंतकाल हुआ था। वो आगे आएगी मैं बताऊंगा। कासिम बिहारी का जन्म 15 अप्रैल 1889 को, 1889 और 90 दो बातों पे थोड़ा सा विरोधाभास है। तो खैर हमको उससे मतलब नहीं है, चाहे 1890 में पैदा चाहे 1889 में पैदा हुए। शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से लगे खासगंज बिहार शरीफ में, खासगंज एक छोटा सा जगह है जहाँ पे पैदा हुआ। खासगंज बिहार शरीफ के एक देशभक्त, धार्मिक, गरीब पसमानदा बुनकर परिवार में हुआ था। उनके दादा मौलाना अब्दुल रहमान ने 1857 की क्रांति के झंडे को बुलंद किया था। आसिम बिहारी का असल नाम अली हुसैन था। 1906 में 16 वर्ष की अल्प आयु में ऊषा कंपनी कोलकाता में नौकरी करना शुरू किया। नौकरी के साथ साथ अध्ययन भी जारी रखा। कई तरह के आंदोलन में सक्रिय रहे। पाबंदी और बेचारगी वाली नौकरी छोड़ दिया। जीविका के लिए बीड़ी बनाने का काम शुरू किया। अपने बीड़ी मजदूर साथियों की एक टीम तैयार किया जिनके साथ राष्ट्र और समाज के मुद्दे पर लेख लिख के सुनाना और विचार विमर्श करना रोज की दिनचर्या थी। सन 1909 में मौलाना हाजी अब्दुल जब्बार शेखपुरवी ने एक पसमानदा संगठन बनाने की कोशिश किया जो कामयाब न हो सकी। आपको इस बात का बहुत सदमा था। 1911 में तारीख मिनवाल व लहू जो बुनकरों के इतिहास से संबंधित है, पढ़ने के बाद खुद को पूरी तरह से संघर्ष के लिए तैयार किया। 22 साल की उम्र में बड़े बूढ़ों की तालीम प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक पंचवर्षीय योजना शुरू किया। इस दौरान जब भी अपने वतन बिहार शरीफ जाते तो वहां भी छोटी छोटी बैठकें द्वारा लोगों को जागरूक करते रहते। 1914 ईस्वी में जब आपकी उम्र मात्र 24 साल थी, अपने वतन मोहल्ला खासगंज बिहार शरीफ जिला नालंदा में बज़्म अदब साहित्यिक सभा नामक संस्था की स्थापना किया, जिसके अंतर्गत एक पुस्तकालय भी संचालित किया जाता है। आज भी वो पुस्तकालय है, लेकिन वो पुस्तकालय बंद पड़ा है। छोटी सी उसकी एक बिल्डिंग है जो डिस्प्यूटेड है, मैंने खुद अपनी आंख से जाके देखा था। 1918 में कोलकाता में दारुल मुज़ाकरा नामक एक अध्ययन केंद्र की स्थापना किया, जहां मजदूर पेशा नौजवान और दूसरे लोग शाम को इकट्ठा होकर पढ़ने लिखने और समसामयिकी पर चर्चा किया करते थे। इस चर्चा में कभी कभी तो पूरी रात गुजर जाती थी। याद रखिए, ये मजदूर कमजोर लोग बैठते थे क्योंकि शाम ही का वक्त उनके पास होता था। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन नेताओं की रिहाई के लिए एक राष्ट्रव्यापी पत्राचार विरोध शुरू किया। यह भी अपने आप में एक बहुत अनोखी बात थी कि पत्राचार विरोध यानी पोस्टल प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया था आसिम बिहारी में, जिसमें पूरे देश में हर जिले, कस्बे, मोहल्ला, गांव, देहात से लगभग 1.5 लाख पत्र और टेलीग्राम वायसराय भारत और रानी विक्टोरिया के नाम भेजा गया। आखिरकार मुहिम कामयाब हुई और सारे स्वतंत्रता सेनानी जेल से बाहर आए। 1920 में तांतीबाग कोलकाता में जमातुल मोमिनीन नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन 10 मार्च 1920 को संपन्न हुआ। अप्रैल 1921 में दीवारी अखबार अल मोमिन की परंपरा शुरू किया, जिसमें बड़े बड़े कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका देते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके, जो बहुत मशहूर हुआ। आज की तरह फ्लेक्स वगैरह बनाने की सुविधा नहीं थी। और मैं एक बात अलग से बताऊं जिसमें नहीं है, वो ऐसे बिछा के अखबार को कागज पे और उस पे चल चल के लिखा करते थे, फिर उसको पोस्टर बना के उसको टांग दिया करते थे। तो एक बार उनके लड़के की तबीयत बहुत खराब थी और फीवर उसको था, तो वो लिखते थे और फिर जब रोने लगता था तो उसको उठा के कंधे पे चुप कराते थे। तो फिर जब वो चुप हो जाता तो उसको बिस्तर पे लेटा देते थे और फिर वो लिखने लगते थे। आप समझिए कितना मुश्किल काम रहा होगा, क्या जज्बा उनके अंदर रहा होगा। इसी तरह करते करते एक बार जब बच्चे को उठाया कंधे पे रखा तो देखा कि बच्चे की हिस्स हरकत नहीं है, तो उनका लड़का शहीद हो गया। मैं उसको सही समझता हूँ। और क्या जुनून रहा होगा उस बाप पे, क्या गुजरी होगी कि रात के 2 बजे जिसका लड़का मर जाता है, फिर भी उन्होंने उस पूरी दीवारी मोमिन, वो अपने आप में पूरे इतिहास में, मानव जाति के इतिहास आप देखेंगे, इस तरह का अनोखा पहल था। लिख क्या उसको पोस्टर बना के ऐसे टांग देते थे गली मोहल्ले पे ताकि लोग पढ़े और जाने कि हमारा दुख दर्द क्या है। तो वो दीवारी मोमिन कहलाता था, बड़ा मशहूर था अपने जमाने में।
1921 में दीवारी अखबार अल-मोमिन की परंपरा की शुरुआत किया, जिसमें बड़े बड़े कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका देते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके, जो बहुत मशहूर हुआ। 10 दिसंबर 1921 को तातीबाग कोलकाता में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी, मौलाना जौहर, मौलाना आजाद आदि सम्मिलित हुए। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की कुछ शर्तों के साथ 1 लाख रुपए की बड़ी रकम संगठन को देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आसिम बिहारी ने आंदोलन के शुरू में ही संगठन को किसी प्रकार की राजनीतिक बाध्यता और समर्पण से दूर रखना ज्यादा उचित समझा और 1 लाख की बड़ी आर्थिक सहायता, जिसकी संगठन को अत्यधिक आवश्यकता थी, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1922 के शुरू में संगठन को अखिल भारतीय रूप देने के इरादे से पूरे भारत के गांव, कस्बा और शहर के भ्रमण पर निकल पड़े। शुरुआत बिहार से किया। लगभग 6 महीने के लगातार दौरों के बाद 3-4 जून 1922 को बिहार शरीफ में एक प्रदेश स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के खर्चे के लिए जब चंदे से इंतजाम नहीं हो पा रहा था और सम्मेलन का समय निकट आता जा रहा था, ऐसी सूरत में आसिम बिहारी ने अपनी मां से अपने छोटे भाई मौलाना महमूदुल हसन की शादी के लिए जोड़े गए रुपए और जेवर को यह कह के मांग लिया कि इंशाल्लाह शादी से पहले पहले चंदे की रकम इकट्ठा हो जाएगी, रुपए और जेवर का फिर इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अफसोस समाज की हालत पर कि 1000 सर मारने के बाद भी शादी के दिन तक कोई इंतजाम न हो सका और आखिरकार इंतहाई पशेमानी और लज्जा के आलम में शादी से पहले खामोशी के साथ घर से निकल गए। मां ने बुलाए का पैगाम भी भेजा, मगर शादी में उपस्थित होने की हिम्मत नहीं कर सके। रज़ाए मौला पे हो के राजी, मैं अपनी हस्ती को खो चुका हूं, अब उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी जो चाहे परवरदिगार होगा। इस लज्जा और अपमान के पश्चात भी क्रांति के जुनून में कोई कमी नहीं आई। 1923 में दीवारी अखबार एक पत्रिका अल-मोमिन के रूप में प्रकाशित होने लगी। जो वो दीवारी अखबार लिखते थे उसको एक पत्रिका के रूप में अल-मोमिन नाम से उन्होंने प्रकाशित कराना शुरू किया। 9 जुलाई 1923 को मदरसा मोइनुल इस्लाम, सोहडी, बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार में संगठन का एक स्थानीय बैठक आयोजित किया गया। ठीक उसी दिन आपके बेटे कमरुद्दीन, जिसकी उम्र मात्र 6 महीने 19 दिन थी, की मृत्यु हो गई। मगर समाज को मुख्य धारा में लाने के जुनून का आलम यह था कि अपने लखते जिगर की मैयत को छोड़कर तय समय पर बैठक में पहुंचकर लगभग 1 घंटे तक समाज के दशा और दिशा पर निहायत ही प्रभावशाली भाषण दिया, जिससे लोगों में जागरूकता की लहर। आप सोच सकते हैं कि एक अपने बच्चे की लाश को छोड़ के समाज के लिए जाना, कि हमने वहाँ मीटिंग रखा है, आज हम थोड़ी बात होती है मीटिंग को आगे पीछे कर देते हैं, अपने सहूलत के हिसाब से मीटिंग करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग थे, ये उनकी पुण्यतिथि पर हम इसीलिए इस कहानी को पढ़ रहे हैं ताकि हमें हमारे अंदर भी वो जज्बा फिर से पैदा हो और हम समाज को आगे लेके चलने का काम करें। इन लगातार और अनथक यात्राओं में आपको अनेक परेशानियों के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कई वक्त भूख से भी निपटना पड़ा था। इसी दौरान घर में बेटी बारका की पैदाइश हुई, लेकिन पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि भूखे रहने की नौबत आ गई। लगभग उसी समय पटना में आर्य समाजियों ने मुनाजरे में उलमा को पछाड़ रखा था और किसी से उनके सवालों का जवाब न बन पाता था। जब इसकी खबर मौलाना को हुई तो आपने अपने एक दोस्त से किराए के लिए कर्ज लिया और रास्ते में खाने के लिए मकई का भूजा चबैना थैले में डालकर पटना पहुंचे। वहां अपने दलीलों से आर्य समाजियों को ऐसा पराजित किया कि उन्हें भागना पड़ा। अपनी तमाम परेशानियों, चिंताओं और लगातार यात्राओं के बावजूद भी खत और रोजनामचा, वो उनकी कहानी इसलिए बच गई कि रोजनामचा लिखते, डेली अपनी डायरी लिखा करते थे कि आज हमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। लिखने के अलावा अखबार और पत्रिकाओं और पुस्तकों का अध्ययन करना कभी नहीं छोड़ा। यह अध्ययन सिर्फ अध्ययन या केवल सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों को जानने भर तक ही सीमित न था, अपितु विज्ञान, साहित्य और ऐतिहासिक तथ्यों का शोध और उनकी जड़ों तक पहुंचना चाहते थे। इस मामले में उस समय के प्रसिद्ध अखबार और पत्रिकाओं के संपादकों को पत्र लिखने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे। अगस्त 1924 में कुछ चुने हुए समर्थित लोगों की एक ठोस तरबियत के लिए मजलिसे मिसाक नामक एक कोर कमेटी की बुनियाद डाली। 6 जुलाई 1925 को मजलिसे मिसाक ने अल इकराम नामक एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया ताकि आंदोलन को और मजबूती प्रदान किया जा सके। 1926 में दारुत तरबियत नामक शिक्षक संस्था पुस्तकालय का एक जाल फैलाना प्रारंभ किया। बुनकरी के काम को संगठित और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार की संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी से भरपूर मदद लेने के लिए 26 जुलाई 1927 को बिहार वीवर्स एसोसिएशन बनाया, जिसकी ब्रांचें कोलकाता सहित देश के अन्य शहरों में भी खोला गया। 1927 में बिहार को संगठित करने के लिए संगठित करने के बाद आसिम बिहारी ने यूपी का रुख किया। आपने गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी और अन्य दूसरे जनपदों का तूफानी दौरा किया। ये सब बात यूं ही नहीं लिखी गई, सब किताबों से निकाल के लिखा गया है, कहां कहां उन्होंने दौरा किया है। यूपी के बाद दिल्ली, पंजाब के इलाके में भी संगठन को खड़ा कर दिया। 18 अप्रैल 1928 को कोलकाता में पहला ऑल इंडिया स्तर का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए थे। मार्च 1929 में दूसरा ऑल इंडिया सम्मेलन प्रयागराज में, तीसरा अक्टूबर 1931 दिल्ली में, चौथा लाहौर,
5वां गया नवंबर 1932 में आयोजित किया गया है। गया के सम्मेलन में, जो गया का सम्मेलन 1932 में हुआ था, सम्मेलन में संगठन का महिला विभाग भी वजूद में आ गया। खालिदा खातून, जैतून असगर, बेगम मोइना गौस आदि महिला प्रभाग के प्रमुख नाम है। देखिए ये बहुत बड़ी बात थी, उस वक्त कांग्रेस के पास भी अपना महिला विंग नहीं था जब आसिम बिहारी ने महिला विंग बनाया था। कांग्रेस ऐसी इतनी ताकतवर, जो बड़े बड़े पूंजीपति उसको पैसा दे, उनके पास भी अपना कोई महिला संगठन नहीं था। आसिम बिहारी ने 1932 में महिला संगठन बनाया था। और कहाँ बनाया था? ये गया में जो उनका अधिवेशन हुआ था। इसके अतिरिक्त छात्र और नौयुवकों के लिए मोमिन नौजवान कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना किया गया। साथ ही मोमिन स्काउट भी कदमताल कर रही थी। मोमिन स्काउट बकायदा उनकी ड्रेस होती थी और वो एकदम जैसे आर्मी चलते उस तरह से चल के उनके कदम ताल करते थे। और कहीं भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता तो सारा मैनेज वो करते थे। लोग काशी राम का नाम लेते हैं कि उन्होंने कैडर बनाया और वो उनके भी उस तरह से। उससे पहले स्काउट का सिस्टम आसिम बिहारी ने, सारे लोगों ने आसिम बिहारी को कॉपी किया। साथ ही साथ कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, नागपुर और पटना में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित होने लगे। प्रकार मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ तक कि लंका और वर्मा में भी संगठन खड़ा हो गया। और जमीयतुल मोमिनीन यानी मोमिन कॉन्फ्रेंस, हिंदी उर्दू में इसका नाम जमीयतुल मोमिनीन चलता था। अंग्रेजी के अखबार इसको मोमिन कॉन्फ्रेंस लिखते थे। ऑल इंडिया से ऊपर उठकर एक इंटरनेशनल संगठन बन गया। 1938 में देश विदेश में संगठन की लगभग 2000 शाखाएं थी। कानपुर में एक हफ्तावार पत्रिका मोमिन गजट का भी प्रकाशन शुरू किया गया। संगठन में खुद को हमेशा पीछे रखते और दूसरों को आगे बढ़ाते। अपने आप को कभी भी संगठन का अध्यक्ष नहीं बनाया। लोगों के बहुत आग्रह पर भी सिर्फ महासचिव तक खुद को सीमित रखा। संगठन का काम जब बहुत बढ़ गया और मौलाना को अपनी रोजी रोटी और परिवार पालने के लिए मेहनत मजदूरी का मौका बिल्कुल नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में संगठन ने एक बहुत सी मामूली रकम महीने का तय किया। लेकिन अफसोस वो भी कभी समय पर पूरी तरह उनको नहीं मिल सका। जहाँ कहीं भी मोमिन कॉन्फ्रेंस की शाखाएं खोली जाती, वहां लगातार छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया जाता। साथ ही साथ शिक्षा और रोजगार परामर्श केंद्र और लाइब्रेरी भी स्थापित की गई। देखिए ये भी हमको सीखने के बाद, वो रोजगार परामर्श केंद्र भी जगह जगह रखते थे कि लोगों को रोजगार की कोई समस्या उसको कैसे दूर किया जाए। और लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाती थी। जहां भी संगठन होता था वहां दो चीजों का जरूर एहतमाम किया जाता था। बस 2 मिनट का और रह गया है। आसिम बिहारी की शुरू से कोशिश रही कि अंसारी जाति के अलावा अन्य दूसरे पसमानदा जातियों को भी जागरूक, सक्रिय और संगठित किया जाए। इसके लिए वे हर सम्मेलन में अन्य पसमानदा जाति के लोगों, नेताओं और संगठनों को जोड़ते थे। मोमिन गजट में उनके विमर्श को भी बराबर जगह दिया जाता था। जैसा कि उन्होंने 16 नवंबर 1930 को सभी पसमानदा जातियों का एक संयुक्त राजनीतिक दल मुस्लिम लेबर फेडरेशन नाम से बनाने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ रखा था कि मूल संगठन का सामाजिक आंदोलन प्रभावित न हो। 17 अक्टूबर 1931 को उस समय के सभी पसमानदा जातियों के संगठनों पर आधारित एक संयुक्त संगठन बोर्ड ऑफ मुस्लिम वोकेशन एंड इंडस्ट्री क्लासेस की स्थापना किया और सर समिति से उसके संरक्षक बनाए गए। उन्होंने चुनावी राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बराबर दूरी बनाए रखने की नीति अपनाई। एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारे मर्ज का इलाज न तो लीग है न कांग्रेस। सच तो यह है कि हमारे मर्ज का इलाज खुद हमारे अपने हाथों में है। यह इलाज हमारा कॉन्फ्रेंस है, हमारा संगठन है। ये भी आज बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे हर समस्या का हमारा संगठन है। इसी बीच मछले भाई मछले भाई जो तीसरे नंबर का भाई था, इनका अत्यधिक बीमार होने की खबर मिली कि जल्दी आ जाइए, आजकल के मेहमान हैं। लेकिन लगातार दौरों में व्यस्त रहने के कारण घर ना जा सके। यहाँ तक कि सगे भाई की मृत्यु हो गई। भाई से आखिरी मुलाकात भी न हो सकी। 1935-36 के अंतरिम सरकार के चुनाव में मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी उम्मीदवार पूरे देश में अच्छी संख्या में जीत कर आए। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े लोगों को भी पसमानदा आंदोलन की शक्ति का एहसास हुआ। यहीं से आंदोलन का विरोध होना शुरू हुआ। जब आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़ते हैं तभी से सारे लोगों को दिक्कत होनी शुरू होती है। उससे पहले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं आप लोग। पहले से मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय उच्च अशराफ मुस्लिम वर्ग ने मोमिन कॉन्फ्रेंस और इसके नेताओं पर तरह तरह के आरोप, धार्मिक फतवा, लेख लेखनी, पत्रिकाओं द्वारा बदनाम करना शुरू किया। यहाँ तक कि बुनकर जाति के चरित्र हनन करने वाला जुल्हा नामा लेखक काजी तजम्मुल हुसैन गोरखपुरी एवं फितने जुल्हा लेखक हामिद हुसैन सिद्दीकी इलाहाबादी भी प्रकाशित किया गया। कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अब्दुल्ला नामक एक पसमानदा कार्यकर्ता की हत्या भी कर दिया गया। यूं तो आमतौर से मौलाना का भाषण लगभग 2 से 3 घंटे का हुआ करता था, लेकिन 13 सितंबर 1938 को कन्नौज में दिया गया 5 घंटे का भाषण और 25 अक्टूबर 1934 को कोलकाता में दिया गया पूरी रात का भाषण मानव इतिहास का अभूतपूर्व कीर्तिमान है। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब से मैं कलकत्ते में मिला था, 92 साल 93 साल की उम्र थी। वो इस जो पूरी रात उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें मौजूद थे। क्योंकि मैं छोटा था, वो आसिम बिहारी कैसा कपड़ा पहनते थे उसको बता रहे थे। चूंकि याद आ गई, वो कहीं लिखा नहीं है, मैंने उस बात को रिकॉर्ड करके रखा है। वो कह रहे थे कि उसमें सिर्फ पूरी रात की बात नहीं थी, उसमें बारिश मूसलाधार होने लगी।
और इतनी बारिश हुई, धड़ बगान जगह का नाम है, धड़ बगान में घुटने तक लोगों पानी भर गया मैदान के अंदर, लेकिन लोग टस से मस नहीं रहे। और आसपास जानते हैं कलकत्ता में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत पहले से है, आसपास की बड़ी बिल्डिंगों में लोग खिड़कियों पे बिल्कुल जमे हुए थे और किसी को समय का एहसास ही नहीं था, बारिश का एहसास ही नहीं था। और जब फजर की अजान हुई तब लोगों को पता चला कि फजर का वक्त हो गया, पूरी रात खत्म हो गई। ये शानदार इतिहास हमारे बुजुर्गों का रहा है। मानव इतिहास का एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी आसिम बिहारी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। याद रखिए इनके दादा भी 1857 क्रांति में लड़ चुके थे, मौलवी अब्दुल रहमान साहब। 1940 में आपने देश के बंटवारे के विरोध में दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करवाया, जिसमें लगभग 40,000 की संख्या में देशज पसमानदा मुसलमान उपस्थित थे। 1946 के चुनाव में भी जमीयतुल मोमिनीन के प्रत्याशी कामयाब हुए और मुस्लिम लीग के खिलाफ जीत दर्ज किया। 1947 में देश के बंटवारे के तूफान के बाद पसमानदा समाज को फिर से खड़ा करने के लिए जी जान से जुट गए। मोमिन गजट का इलाहाबाद और बिहार शरीफ से दोबारा प्रकाशन करवाना सुनिश्चित किया। पहले कानपुर से निकलती थी वो। आसिम बिहारी की गिरती हुई सेहत से उनके अनथक मेहनत दौरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, लेकिन आप हजरत अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत को जिंदा करने की जिद पाले हुए थे। जब आप प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे तो जिसमें एक कदम चलने की भी ताकत नहीं थी। ऐसी हालत में भी यूपी प्रदेश जमीयतुल मोमिनीन के सम्मेलन की तैयारियों में लगे रहे और लोगों को दिशा निर्देश देते रहे। लेकिन अल्लाह को आपसे जितना काम लेना था वो ले चुका था। 5 दिसंबर की शाम को अचानक दौरा पड़ा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दिल में बला का दर्द और बेचैनी की हालत पैदा हो गई। चेहरा पसीने से तर हो गया, बेहोश हो गए। रात 2 बजे के आसपास खुद को अपने बेटे हारून आसिम की गोद में पाया। इशारे से अपने सर को जमीन पर रखने को कहा ताकि अल्लाह के हुजूर में सजदा कर सके और अपने गुनाहों की माफी मांग सके। और इसी हालत में 6 दिसंबर 1953 को रविवार के दिन हाजी कमरुद्दीन साहब के मकान अटाला इलाहाबाद यूपी में अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अपनी 40 साल की सरगर्म और सक्रिय जीवन में मौलाना ने अपने लिए कुछ न किया और करने का मौका ही कहा था, लेकिन अगर वो चाहते तो इस हालत में भी अपने और अपने परिवार के लिए जिंदगी का सामान इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन इसकी तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मौलाना जीवन भर दूसरे के घरों में दिया जलाते रहे और अपने घर को एक छोटे से दिए से भी रोशन करने की कोशिश नहीं किया। आसिम बिहारी हमेशा के लिए जुदा हो गए। उन्होंने स्वयं मौत की चादर ओढ़ ली, लेकिन समाज को जिंदा कर गए। वह स्वयं स्वप्नलोक पधार गए, लेकिन समाज को जगाने के बाद वह ऐसी गहरी नींद सोए हैं कि फिर कभी जागृत न होंगे, लेकिन समाज को उन्होंने ऐसा जागृत किया है उसे कभी नींद नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पूरे सचिव अल्पसंख्यक आयोग उपस्थित हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा इस मौके पे वो 2 शब्द अपना उद्बोधन की तरफ दें। डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब, हमारे अन्य यहाँ जो साथी बैठे हैं, मेरा सबको आदाब भरा सलाम। वैसे आज मौलाना अली हुसैन, जिन्हें आसिम बिहारी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नाम से मशहूर है, उनकी आज पुण्य तिथि है, जिसको कि मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरी ओर से और पूरे इस संगठन की ओर से उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उनके द्वारा जो रास्ते बताए गए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन रास्तों पर चल के हम एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। वैसे तो आसिम बिहारी साहब के बारे में डॉक्टर फैजी ने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है, लेकिन 2 चीजें मैं कहूँगा। अगर हमें आसिम बिहारी साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उन्होंने जो एक मार्ग दिखाया, उस पर हमें चल करके अपने समाज का निर्माण करना है, तो उस तरह से हमें काम करना होगा। क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ, नट सेल में संक्षेप में मुख्य बात इनकी ये है कि जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, जिसको कि आज भी उस चीज को लाया जा रहा है। उस जमाने में 18वीं शताब्दी तो हिंदुस्तान की हालत बहुत ही खराब थी, बहुत। तो समाज में ऐसे लोग थे जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, इनको कि पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता था। उनकी उत्थान के लिए बहुत लोगों ने काम किया, जिसमें इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए एक आवाज बुलंद की। पासवान
ये पासमानदा की इतिहास तो बहुत देखा जाए तो बहुत पुरानी है, और ये पर्शियन शब्द है। पासमानदा जो है ये पर्शियन शब्द है, क्योंकि आपका मकसद ये है कि जो असल ये आसिम बिहारी साहब ने पासमानदा समाज को जगाने की काम की, चाहे वो शिक्षा में या प्रौढ़ शिक्षा का आपने बताया, सामाजिक उत्थान के बाद, उसी चीज को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा कि आप एक पासमानदा संगठन बनाएं, और वो पासमानदा संगठन क्या है कि मुस्लिम समाज का एक ऐसा वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पासमानदा का मतलब ही होता है पीछे रह जाना। इसका मतलब ही है कि जो पीछे है वो पासमानदा है। तो पीछे कौन है, अब ये एक अलग रिसर्च का विषय। समाज में है, हिंदू समाज में भी है, क्रिश्चियन समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी। लेकिन यहाँ बात आज के परिप्रेक्ष्य में पासमानदा का बहुत ज्यादा हमारे देश में आजकल राजनीति भी हो रही है, बहुत चीजें हो रही है। तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा लंबा चीजों पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं 2-3 चीजें मैं इसमें कहूंगा आप लोगों से, मेरा सजेशन है। जैसे आपने बताया, इसमें लिखा हुआ मैं पढ़ रहा था कि ऑल इंडिया पासमानदा उलेमा बोर्ड का गठन क्यों रिया साहब, ये भी आपने इसमें दिया हुआ है। अब किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं मैं इसमें नहीं जानता हूँ, कि क्योंकि इसमें कोई इसका मेंशन नहीं है कि ऑल इंडिया पासमानदा उलेमा बोर्ड का गठन के पीछे क्या उद्देश्य, तो उद्देश्य बताएंगे कि क्यों गठन हो रहा है वो। दूसरी चीज कि आप उनके शिक्षाओं को तो करिए, लेकिन अगर आप रियली में इस समाज को इनका प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपको इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो ये वर्गीकृत है, इनको कैसे मजबूत किया जाए। जैसे आपने एक और मैं चीज कह रहा था कि उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया। यहाँ तो कोई महिला नहीं है, वैसे भी हम पीछे हैं। और मैं कई संगठन में देखा कि मुस्लिम के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे जाने का बहुत मौका मिला, उसमें मुझे अफसोस हो रहा है कि एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जबकि उनकी आबादी 50% है, आधे की हकदार है वो। तो जब आप उन्हीं को पीछे रख रहे हैं, तो फिर आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ जाए। कुछ कमियां हमारे में भी है, उसको पा लें। दूसरी चीज, ये हुए क्यों, तो लंबा इतिहास है कि पासमानदा कैसे हो गए, वो लंबी हिस्ट्री है। जब इस्लाम आया, उनके पीछे तुर्क आए, मुगल आए, क्या क्या हुआ, कौन लेकर आया, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लंबा समय हो जाएगा वो। मुख्य बात यह है, देखिए, अगर आप इलियास साहब इस संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, तो 2-3 चीजें मेरी सजेशन है। एक तो ये है कि आपको ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना पड़ेगा, और सिर्फ मुस्लिम को इसमें शामिल, क्योंकि देखिए पिछड़े सब है, क्योंकि एक चीजों को लेकर मुस्लिम का तो आप करिए ही, अंसारी, कुरैशी, नाई, दर्जी, ये कुजड़े, ये बहुत सारी जातियां हैं, कम से कम इसमें 17-18 जातियां हैं। वैसे तो इस्लाम में कोई जाति का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मुसलमानों में कंसेप्ट है। मुसलमानों में जाति सामाजिक वर्गीकृत कर दिया गया। ज्यादातर इंडिया में तो है नहीं, दुनिया के हर मुल्क में है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, मिस्र हो, आपका हर समाज में एक आदमी चाहता है कि मैं अपना वर्चस्व बना के रखूं और दूसरों के ऊपर मैं अपना हुकूमत करूं, लेकिन उसके लिए कुछ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू समाज में ब्राह्मण क्यों सदियों, जब से ये दुनिया मनु आए, वेदास का जब से हुआ, ब्राह्मण ही राज कर रहा है। क्या कारण है, कभी किसी ने सोचा इसमें? वो हमेशा वही सत्ता में वही रहे हैं। सत्ता मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में है, जुडिशियरी उन्हीं के हाथ में है, एग्जीक्यूटिव उन्हीं के हाथ में है, यहाँ तक कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उन्हीं का है। क्यों? जबकि वो आबादी में तो 3% है। हम कितने हैं? पासमानदा की अगर एग्जैक्ट तो देखिए गणना अभी नहीं हुई है ऑफिशियल, लेकिन एक अनुमान के अनुसार करीब 80 से 85% जो है वो मुस्लिम पासमानदा है। क्योंकि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी जो हुई थी, उसमें एक अंदाजा लगा कि इतने % जो है ये अंसारी, जिसको जुलाहे, आप दर्जी, मंसूरी, धोबी, ये सब जाति। अब ये कैसे आगे बढ़े? अब हम बात तो कहते हैं कि साहब इनकी ये समस्या है, इसके लिए मैं जहां तक समझता हूं वे स्वयं जिम्मेदार है, दूसरा आदमी जिम्मेदार। क्योंकि किसी भी चीज को देखिए, जब तक आप कसौटी पर नहीं कसें कि इसके पीछे कारण क्या है,
तब तक आप उसका हल नहीं कर, आप उसका हल नहीं निकाल सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी हम है। और सबसे बड़ा जिम्मेदार देखिए मुझे जो लगता है, मैं चूंकि रिटायरमेंट के बाद इस पर काफी काम कर रहा हूँ, मुस्लिम पॉलिटिक्स पर ही मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी 3 आर्टिकल ही पासमानदा पॉलिटिक्स पर आ चुकी है। मैं एक लड़के को बुलाया था आज जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, पसमानदा कम्युनिटी पर ही का पीएचडी कर रहा है, वो मुझसे हेल्प के लिए आता है। वो 3 डिस्ट्रिक्ट का है आपका, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। वो मतलब वो समझिए इम्प्रीटिव स्टडी कर रहा है, मतलब वो जा करके उन जिलों को देखेगा क्या करेगा। उसको बुलाया था लेकिन अब क्यों नहीं आ पाया मुझे नहीं, मैं कह रहा था कि सर मैं जरूर आऊंगा। अब आप खुद तय करिए अपने मोहल्लों में। इसमें मैं इसलिए बीच बीच में उदाहरण देके मैं बतलाऊंगा, कोई भी चीज जब तक उदाहरण देके नहीं बतलाएंगे वो कोई फायदा नहीं है। और थियरी तो बहुत किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, आप प्रैक्टिस में जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं। मैं SIR का मुझे किसी ने बताया कि साहब चौक में ये प्रॉब्लम है, देखने गए मेजॉरिटी जो थी उनके पास कोई भी कागजात नहीं थे। फिलॉसफी होगी लेकिन उसको प्रैक्टिकल में आप कितना ला रहे हैं ये मायने रखता है। जैसे दवाएं तो बहुत है, फायदा आपको कौन कर रही है ये देखिए। असीम बिहारी साहब की जो फिलॉसफी है, जो उनके दर्शन है, जो उनके बताए गए मार्ग हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये हमें सोचना है। तो देखिए मेरा अपना अनुभव यह है कि जब तक ये समाज शैक्षणिक रूप से जब तक सशक्त नहीं होगा, एम्पावरमेंट, क्योंकि देखिए आर्थिक रूप से तो बहुत है, बिजनेसमैन बहुत हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ अंसारी में भी, आप बनारस में चले जाइए मदनपुरा में, वहाँ सब अरबपति हैं, लेकिन कोई हाई स्कूल से ज्यादा पास नहीं है, वो सब हाई स्कूल है। बनारस के मदनपुरा मोहल्ले में मैं गया हूँ। मैं 1984 में एक इंटरव्यू किया था उस मोहल्ले में। उस पूरा 100 कोई बनारस में गया है, कोई बनारस का रहने वाला है, कोई बनारस मदनपुरा मोहल्ला जो है वो 100% अंसारियों का मोहल्ला है मदनपुरा। और वहाँ बनारसी साड़ी बनती है, बिजनेस मॉडल। मैं 1984 में एक सर्वे वहाँ किया था, मुझे कोई लेडीज का भी उसमें इंटरव्यू मुझे लेना था, लेकिन एक भी बाहर नहीं आती थी। मुश्किल से कुछ लोगों को समाज सेवा जो करते थे उनको साथ में लिया, कुछ पॉलिटिकल लोग थे उनको, लेकिन जल्दी नहीं मालूम ये पड़ा उसमें भी। 84 और 2025 में फर्क भी है, मैं मानता हूँ आजकल हम लोग न्यू टेक्नोलॉजिकल एज में रह रहे हैं, अब वो जमाना नहीं है। तो देखिए जब तक आप शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, अगर मैं पढ़ा नहीं होता तो सेक्रेटरी यूपी माइनॉरिटी कमीशन नहीं हो सकता था। मेरा बेटा आजकल गाजियाबाद में ACP है, शायद असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, शायद वो पढ़ा नहीं होता तो वो भी ACP नहीं होता। मेरी बेटी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट थी, अब अमेरिका में, शायद वो पढ़ी नहीं होती तो साइंटिस्ट नहीं बनती। मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था, मैं थोड़ी फिर पीछे जा रहा हूँ और आप सब लोगों को दिमाग में, उस जमाने में मैं 75 में इंटरमीडिएट किया, कोई जानता नहीं था कि क्या चीज होती है, कुछ नहीं मालूम था। मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, यह मोटिवेशनल स्पीच इसको बोलते हैं कि कैसे लोगों को जागृत किया जाता है। 65 स्टूडेंट्स में मैं अकेला मुस्लिम था और वो भी अंसारी। मेरा भी फैमिली कोई बहुत वो नहीं था, खेतिहर जरूर थे। मेरे फादर जो थे वो कंप्लीट खेती गृहस्थी करते थे, लेकिन वो उनके ये था कि बच्चों को हमें पढ़ाना। हम 4 भाई हैं, सब के सब MA BEd और PhD हैं, और सब चारों के चारों गवर्नमेंट जॉब, 3 रिटायर्ड हो चुके, एक अभी भी जॉब में, और सब बाहर से, कोई पंतनगर से पढ़ा है, कोई अलीगढ़ से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है। अब आप समझ लीजिए फादर का एक कृषक का बेटा, लेकिन उन्होंने क्या अपना दिमाग में बनाया करके, और शायद नहीं पढ़े होते तो शायद वही आज हल जोतते या कहीं छोटे मोटे बिजनेस। तो समाज को एक परिवर्तन आया। मेरे कहने का मतलब जब तक आप शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं होंगे आप कोई परिवर्तन नहीं कर। आज महिलाओं की हालत देख लीजिए कितने, देखिए 2 चीजें, पढ़ाई में भी 2 चीजें होती है, एक लिटरेट, एक एजुकेट। लिटरेट तो बहुत है, लिटरेट दस्तखत करने वाले तो हजारों सैकड़ों हैं। एजुकेट का मतलब हुआ कि शैक्षणिक रूप से कौन है, मतलब आपकी उसकी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उस डिग्री की। हम बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, लेकिन कुछ हमको जानकारी नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। वो लिटरेसी में आता है। आपकी एजुकेशन किस काम में आ रही है ये मायने रखता है। आप अगर MBA हैं तो आप स्टार्टअप कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं, आप अच्छी तरह उस बिजनेस को कितनी अच्छी तरह बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। मैं अभी एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गया था नोएडा, मैंने उसमें बहुत कम मुस्लिम स्टॉल देखा, जबकि वेस्टर्न यूपी में तो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। किसी के मतलब 2-4 थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं थे। क्या वजह है भाई, तो नहीं आप अपना, सब तो बड़े बड़े लोगों के स्टॉल लगे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई
जबकि उनके पास भी पैसा बहुत है। वेस्टर्न यूपी में आप मुरादाबाद के हैं, बहुत पैसा है। मुरादाबाद के तो काफी टोल लगते हैं, काफी लगते हैं। छोटे मोटे था, छोटा मोटा था, लेकिन उस तरह का हमको नहीं लगा। बता रहे हैं कि था, लेकिन वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। तो बहुत पैसे क्यों नहीं है भाई? इसलिए कि वो उसको बिजनेस को बुलंदियों पर नहीं ले जा रहे हैं। उस बिजनेस को बुलंदियों पर वो नहीं ले, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है। वो हाई स्कूल, इंटर, बीए पढ़ लिए और वो ट्रेडिशनल बिजनेस ही उतना कर, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अगर वो नई इंजीनियर को, नए उसको रखेंगे तो उनको उतना पैसा देना पड़ेगा, उतना वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्वयं अगर उस तरह होते काबिल तो वो बहुत बुलंदियों पर ले जा सकते थे। कितने लोगों की कंपनी है भाई, बहुत पैसे वाले की कंपनी में नहीं देखा हूं। एक प्रेम जी भाई हैं और कौन है, एक दो लोग और को छोड़ दीजिए, बाकी किसी का। प्रेम जी भाई भी मतलब आप लोग समझ सकते हैं। इस पर आप विचार करें। मेरे कहने का मतलब जब तक ये पासमानदा, क्योंकि देखिए ये सही है कि बहुत पिछड़ा है। आप फील्ड में जाइए, मैं जाता रहता हूँ, आप जाइए मोहल्लों में, आप चौक के मोहल्लों में चले जाइए लखनऊ, आप बनारस के मदनपुरा और कौन पूरा है करके जाके वहां देखिए क्या हालात है मुसलमानों की। क्या कभी कोई हो गया? मैं यहाँ चौक में अभी एक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में भी मैं था, मैं अब मैं नहीं जाता हूँ कुछ कारण से। एक डॉक्टर साहब उसमें MBBS MD है, कहते हैं कि भाई मैं उस, और वो प्रदेश अध्यक्ष भी डॉक्टर्स एसोसिएशन के। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ बहुत गरीब मोहल्ले हैं, एक दिन कैंप मेरे साथ लगाइए, लंबा बैनर लगा करके। बहुत आपको MR दवाइयां दे जाते हैं, सब बहुत दे जाते हैं, सब फेंक देते हैं ये लोग। हमने कहा गरीबों को बांट दीजिए, 4 घंटे का वक्त दीजिए, बहुत एक तो सवाब भी मिलेगा, दूसरा आपका ये होगा कि उनको बताइए, जागरूक करिए। देखिए कहने से सिर्फ बातें नहीं, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। मैं आज बतलाऊं आपको, आज भी मैं मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही सोता हूँ। मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते हैं कि इतना काम क्यों करते हैं, लिखने पढ़ने आने जाने, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर, मैं हमेशा प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ, थियरी में मैंने कभी विश्वास नहीं किया। एक पूरब का कहावत है कि रात भर में यानी सुबह को बच्चे ना, मतलब बकरी जो है रात भर में, तो किसी ने समझा करे सवेरे तो बच्चा पैदा होगा, लेकिन वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तो उससे में कोई फायदा नहीं होगा। आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। तो मेरा आपसे एक गुजारिश ये है, जैसे मैं 1-2 सजेशन और किया था कि इतने पासमानदा महाज और संगठन ये वो, देखिए इससे कोई फायदे, जिंदगी गुजरती जाएगी, कुछ फायदा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। आप सब मिल करके एक अगर क्योंकि ये भी है कि जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक आप नहीं बढ़ सकते हैं आगे, क्योंकि आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना बहुत जरूरी। मैं एक सजेशन दिया था कि क्यों न ऑल इंडिया पसमानदा पार्टी का आप निर्माण कर रहे हैं, जहां सब, उसमें सब हो। क्या निषाद पार्टी होकर के सरकार में शामिल होकर के चीजों को बदल सकते हैं? तो क्या ये 80% आदमी एक होकर के नहीं बदल सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस पर विचार करें। छोटे छोटी चीजों को खाली कहने से कोई फायदा। मैं इनसे भी कहा था, मकसूद अंसारी से, मकसूद ये लोग सब, असल में दिक्कत हमारे साथ एक और है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत, हम लोगों की एक आदत है माला पहनने, माला पहन लिया, फोटो खिंचवा लिया, ये हो गया। इससे देखिए ठीक है, वो तो एक आत्मसंतुष्टि है कि हमें माला पहन लिया, ये कर लिया, कुछ नहीं। उसे आप कितना समाज में क्या दे रहे हैं वो मायने रख। मैं अभी एक और थोड़ी सी लूंगा, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, बाकी चीजें नहीं, ताकि आप उस चीज को सोचें। मैं अभी एक गुरु घासीदास का जयंती समारोह कुशीनगर में करने जा रहा हूँ, जबकि मेरा कुशीनगर से बहुत कम ताल्लुकात अब रह गया है, क्योंकि मुझे छोड़े हुए 55 साल हो गए। 75 के बाद मैं एक रात से ज्यादा कभी नहीं रहा। 76 के बाद जो है एक रात से जाता हूँ, कभी कोई फंक्शन पड़ा रात में रहा, अपना चला है। लेकिन मैं कुशीनगर में करने जा रहा हूँ, गुरु घासी। और उसमें आपको जानना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट मैंने भारत सरकार को भेजा था, भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। 18 दिसंबर को वहां करने में जा रहा हूँ, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में करने जा रहा हूँ। उनका भी इसी तरह गुरु घासीदास जी की जयंती समारोह, तो उनके बताए हुए चीजों को भी हमें भी बताना है, क्योंकि आप जानते हैं कुशीनगर गौतम बुद्ध का पावन स्थली है। वहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, शांति का विश्व का एक संदेश दिया था। और गुरु घासीदास जी ने भी सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व
और समानता का एक संदेश दिया था। मेरा मैक्सिमम पैसा पेंशन का इधर उधर चला जाता है, मतलब समाज सेवा में एक जज्बा है कि और लेकिन नहीं कर पाया। मुझे कभी कभी तकलीफ होती है कि मैं नहीं कुछ, और मुस्लिम समाज के लिए मैंने बहुत कुछ करने की सोचा, नहीं कर पा रहा हूँ। उसके कारण यह है कि देखिए, जब तक शैक्षणिक रूप से, जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र, मैं एक ट्रस्ट भी, एक संगठन भी बनाया हूँ, उसका नाम ही मैंने रखा है भारत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। देखिए, ये प्रैक्टिकल, तो मेरे कहने का मतलब यह है, इस सब बातों का इसलिए मैं बताया कि हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, सब बड़े बड़े और सब बड़े, मतलब हमारे सब सम्मानित लोग हैं। एक पॉलिटिकल स्वरूप दीजिए और उसमें कोशिश करिए कि पहले यूपी से हर जिले में अपने वो करिए, जिले लेवल के बनाइए, गांव लेवल के बनाइए, ब्लॉक तहसील ये करके, लेकिन आपको ये दौरा करना पड़े। अब प्रश्न ये आएगा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज फाइनेंस की होती है। तो देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप चल रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको मिल ही जाएंगे। आप स्टार्ट तो करिए। और ऑल इंडिया उलेमा का देखिए अच्छी बात है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आप इलियास भाई का जो मोटो उसका है, मेरा जहाँ तक मैं समझ, क्योंकि देखिए हमारी समाज, हमारा क्या लगभग सब समाज है, जो ये धार्मिक गुरु लोग हैं, जिनको कह लीजिए, जो मौलाना कह लीजिए, मौलवी कह लीजिए, चाहे संत महात्मा कह लीजिए, आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग उनसे गाइडेड होते हैं। क्यों होते हैं कि इंसान की साइकोलॉजी को, उसके दिमाग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि इनकी बातें सही है, मेरी बातें सही है। मैं यहाँ चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा, मेरी बात कोई सुनने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा, या चौक में मुस्लिम एरिया में खड़ा हो जाऊं, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। लेकिन एक मौलवी साहब अगर खड़े हो जाए, सारे लोग इकट्ठा वहां हो जाएंगे। ये एक इंसान की, तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ, रखना चाहिए ऐसे लिबरल जो मुस्लिम्स हो, क्योंकि देखिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को भी हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप उससे इतर होंगे तो द्वंद्व, मतलब उसमें संघर्ष पैदा होगा। क्योंकि हम दूसरे, ठीक है हमारा धर्म इस्लाम है, इस्लाम की जो बुनियादी चीजें हैं उसमें हम मान रहे हैं उसको, बुनियादी चीजों को देखिए, किसी भी धर्म का मेरा अपना मानना, मैं ये नहीं, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेरा अपना पर्सनल विचार है, ये किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, क्योंकि जो 5 जो पिलर्स हैं इस्लाम के, उसी पर टिका है। अगर हम उसको मजबूती से बने और बाकी आगे बढ़ते रहे तो इस्लाम कभी रोक नहीं सकता है, वो आपको कभी नहीं। नमाज को कोई रोके 10 मिनट 15 मिनट पढ़िए, खूब पढ़िए, जबकि पढ़ना भी चाहिए 5 वक्त का, क्योंकि जिसने हमें बनाया उसको याद करना बहुत जरूरी है। रोजा बगैर खाए रखिए, साल में एक ही बात, 1 महीना, अच्छी बात है ये। खूब दूसरों को भी उस वक्त दान पुण्य कीजिए, ये कीजिए, क्योंकि इंसानियत पहली चीज होती है। ज़कात, जो भी जरूरतमंद है उनको, हमारे वहाँ के ज़कात का पैसा मैं देखा सब इधर उधर जा रहा है, अरबों रुपए में ज़कात के पैसे आते हैं, उसका सही यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों, देने वाले की तो गलती, हाँ गलती है, बिल्कुल बिल्कुल गलती है। मैं बतलाऊं, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने कहा ना, मैं अपना ज़कात का पूरा निकाल करके जितने गरीब होते हैं मैं स्वयं बांटता, मैं स्वयं उसमें, चाहे वो गांव पर हो चाहे लखनऊ में हो, मैं उनको जो जरूरतमंद है, जिनके पास कपड़े नहीं है, खाने के नहीं है, घर में जो भी जितना हो सके, भाई आपके पास 2000 4000 जो भी है आपका निकला, उनको दी, ठीक है। देखिए, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कोई संस्था चला रही है उसमें भी, लेकिन आप ये देखिए कि क्या वो गरीब बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को मदद कर पा रहे हैं? अगर मदद करते तो आज मुसलमान के बच्चे वो भी डॉक्टर इंजीनियर और फला ठिकाने बन जाते। क्या वजह है कि नहीं बन पा रहे हैं? डॉक्टर भी हो रहे हैं, इंजीनियर भी हो रहे हैं, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं है। कितने IIT से निकल रहे हैं, हमें ये देखना है। कितने IIM से निकल रहे हैं, ये हमें देखना है। कितने एम्स से निकल रहे हैं, ये हमें देखना है। कितने IAS PCS बन रहे हैं, ये हमें देखना है। ये भी तो हमें देखना है, ठीक है। अच्छी जो, तो उसमें कैसे होगा कि आप खुद हाई स्कूल के बाद से ही बच्चों को इतना मोटिवेशनल स्पीच दीजिए कि भाई तुम्हें क्या बनना है। मैं तो बतलाता हूँ लड़कों की, भाई आपको क्या बनना है। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि जब बैठे बच्चों के साथ तो उनको देखें, उनसे पूछें कि तुम्हें क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, अगर वो कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको उस लाइन पे ले चलिए, उसको उस पर उसको दीजिए, उसके वो रास्ते दिखाइए। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे कहने का मतलब देखिए,
आप कुछ प्रैक्टिकल काम कीजिए। और दूसरी चीज और मैं कहूँगा इलियास भाई कि इसमें कुछ आप महिलाओं को भी शामिल करिए। जी मुझे बहुत ज्यादा वो होती है, अभी बतलाया ना कि महिलाएं कहीं भी किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं शामिल हो रही हैं। यही वजह है कि आज हम हर जगह पिछड़े हुए हैं। उनको भी शामिल करिए। नहीं, हमारे इसमें महिलाएं हैं, हम जो है हमारी बीवियां भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो गरीब तो है लेकिन शामिल है। हम उनसे बता कर शामिल होना दूसरी हमारी बात है। मदद बताती कर नहीं वो शामिल होना दूसरी। यहाँ देखिए, स्टेज पर खड़ा होके अपनी बात को बुलंद करना वह एक अलग चीज हो जाती। हम घर में अपने बैठे रहे, हम बहुत जानकार हैं, सब कुछ है, कोई मायने नहीं रखता है। हम आपके सामने आए तभी तो आप हमें जाने हैं कि ये आलमीन अली साहब हैं और ये करके हम नहीं आए होते नहीं जानते आप। तो ये रिप्रेजेंट है। और कल को जब उनके अंदर एक आएगी कि नहीं हमें झिझक खत्म होगी, वो बोले। देखिए पर्दे में कोई बेपर्दा की बात नहीं कर रहा है जी। मैं अभी यूएई से लौटा हूँ 1 हफ्ता पहले, वहाँ सब लड़कियां उसमें नकाम में सारा काम कर रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, कार कर रही हैं, प्लेन ऑफिसर्स में सब वहाँ लड़कियां हैं। मतलब वहाँ जेंट्स कम है। मैं कि एलन यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी में भी गया था वहाँ का देखने। एलन यूनिवर्सिटी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। और हमारे वहाँ बीए एमए पर जोर दिया जाता है, उनके वहाँ बीए एमए पर जोर नहीं दिया जाता। उनके वहाँ हर चीज टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। मैं वहाँ खोजता रह गया कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस कहाँ है, तो मुझे बताया गया कि यहाँ इस तरह का नहीं है। ह्यूमैनिटीज और ह्यूमन बिहेवियर करके एक फैकल्टीज है जिसमें कि ये गवर्नेंस और ये और वो सब लॉ वगैरह की पढ़ाई होती है। बाकी यहाँ टेक्निकल चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। हमारे वहाँ तो ज्यादातर लड़के और लड़कियों को अरे बीए कर लो, प्राइवेट कर लो, फर्जी डिग्री। आजकल तो सब फर्जी डिग्री भी मिल रही है, कोई फायदा नहीं है उससे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप बदल नहीं पाएंगे समाज को। तो समाज को बदलना है, अपने समाज को बदलना है। इस पर तो आप मजबूत बनिए और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनिए। देखिए क्या वजह भाई, देखिए आज भी जो मैं बताऊंगा आपको डाटा गवर्नमेंट जॉब में यूपी में आज भी जो टॉप की पोस्ट है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की, ये सही है कि खान, पठान, शेख, सैयद ही, ये बिल्कुल सही है। क्यों नहीं अंसारी के या दर्जी के या ये कुजड़े के या उनके लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं एक सब्जी वाले से अपने एरिया में पूछा कि भाई ये तुम्हारा लड़का 8-10 साल का है, इससे सब्जी क्यों तोलवा रहे हो, तुमको नहीं बैठाना चाहिए। तो कहा अरे साहब नहीं बैठाएंगे तो कैसे। हमने कहा कोई वो नहीं यार, तुम 40 साल के उम्र हो, अभी हट्ठा कट्ठा हो, अभी कमा सकते हो, इसको पढ़ाओ, हर चीज फ्री। कहा साहब अरे पैसा ना। हमने कहा हर चीज फ्री है, गवर्नमेंट ने पूरा प्राइमरी से लेकर के ऊपर तक फ्री कर दिया है। उसको ड्रेस दे रही है, कॉपी किताब दे रही है, अब क्या चाहिए भाई, बशर्ते कि आप उस तरफ चलिए। तो ये सोच बदलने, तो इसको आप एक मुहिम चलाइए अपने समाज में कि भाई अपने बच्चों को भेजो, पढ़ो। और दूसरी चीजें कि कभी भी ये मत सोचिए कि हम ये हैं, हमेशा सोचिए कि हम जो है हम सशक्त हैं, हम दूसरों को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। तो ये है, क्योंकि मैं ज्यादातर इसलिए, क्योंकि बाकी तो डॉक्टर साहब ने सब बता दिया था, आसिम बिहारी साहब की पूरा उनकी जीवन परिचय, उनकी फिलॉसफी, उनकी सारी चीज, उसमें मुझे कुछ, लेकिन उस चीजों को मुझे प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक रूप से आपके सामने रखना था। और मैं समझता हूं इन कंक्लूजन कि जब तक आप शैक्षणिक रूप से, मैं सिर्फ शिक्षा पर जोर देता हूं, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपना परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और विश्व को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। क्या बात रखिए आप। और आप जी शुक्रिया। लेकिन तालीम के साथ साथ अगर अपने कल्चर, अपनी तहजीब को हम छोड़ देंगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा हाँ जी, जो इस्लामी तालीमात है उसकी रोशनी में हमें अपने समाज और कल्चर को डेवलप करना है, क्योंकि तालीम सिर्फ इस तरह से दी जाए जहाँ पर हमारे जो बेसिकली किताबें हैं उसको हम ना पढ़ सकें, हम अपनी लैंग्वेज यानी एक कौमों की जबान, तहजीब, पहचान जो है उसकी जबान से होती है।
किसी भी कौम की पहचान उसके तहजीबी ज़बान से होती है। हमारी ज़बान जो है, ठीक, हिंदुस्तान में उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, लेकिन अगर हम दीनियात के तरफ भी ले चलते हैं तो कल्चर डेवलप होगा, तहजीब डेवलप होगी, ताज़ीम डेवलप होगा। और अगर पारिवारिक ताज़ीम नहीं रहा, माँ बाप का, भाई बहन का, रिश्तेदारों का, तो वो तहजीब, वो डेवलपमेंट कारगर नहीं होगा जिससे समाज आगे बढ़ सके। तो हमारी पहचान हमारी तहजीब से भी है, हमारे कल्चर से भी है। और तालीमी मैदान में जब माइक्रो लेवल पर काम नहीं होगा, जैसा आपने सारी बातें कह दी कि गटर के किनारे बच्चे खेल रहे हैं और वही मुस्तकबिल है, और हम उस पर आज नहीं गौर कर रहे हैं कि वो तालीम कैसे हासिल करें। और जब तक इस पर काम माइक्रो लेवल पर नहीं होगा तब तक हम किसी भी समाज को डेवलप नहीं कर सकते। पसमानदा मुहाज बनाने का मतलब क्या रहा? जबकि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात कि होते जो मुसलमान भी एक। पसमानदा का मतलब हम बरसों से दबे कुचले रहे हैं। आबा अजदाद न तालीम पे ध्यान दिए, न अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दिए, सिर्फ प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या रहा कि आज का काम कैसे चल जाएगा, आज की रोटी कैसे चल जाएगी। तो अगर आज के दौर में भी हम यही काम करते रहे तो फिर समाज को उठाना नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल होगा। नामुमकिन तो कोई चीज नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। इसलिए हम लोगों को मिल करके तालीमी मैदान में, तहजीबी और कल्चर के मैदान में और अपनी जबान के उसमें भी काम करना होगा कि हमारी लसानी जबान जो है वो जबान भी आपसी मोहब्बत के साथ और इस्लामी तालीमात के साथ साथ, बहुत से स्कूल ऐसे खुले हैं जो अरबी इंग्लिश मीडियम्स हैं, और बहुत से ऐसे कल्चर्स के स्कूल हैं जहां पर हमारे बच्चे 5 से 8 साल के बीच के, 10 साल के बीच के डांस देखते हैं। तो जिन बच्चों की उम्र 4 साल की है, अब वो लड़के लड़कियां बच्चों का डांस गाने पर देख रहे हैं, उनकी तहजीब क्या होगी घर में आकर। तो दोषी तो बच्चे नहीं है, दोषी तो हम हैं कि हमने उनको ऐसे स्कूल में डाला जहां पर 4 साल और 8 साल 10 साल के बच्चों को डांस दिखाया जा रहा है स्टेज पर। ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये कल्चर दूसरे तरफ लेके चला जाएगा। वो तालीम क्या होगा? वो तालीम आने वाले नस्ल के बाद अपने माँ बाप को छोड़ देगी और अपने उसमें चली जाएगी, आराम व आशाइश में। इसलिए कल्चर को अपनाना भी जरूरी है और तालीमी मैदान में काम करते हुए अपनी जबान और लसानी जबान को और इस्लामी तहजीब को भी डेवलप करना जरूरी है। शुक्रिया।